आप सभी का 21 सितंबर के करंट अफेयर्स की न्यूज़ में। ठीक है, ये सीरीज़ करंट अफेयर्स की सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें वन लाइनर न्यूज़ भी कराई जाती है और डिटेल न्यूज़ भी कराई जाती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने से हम लोग बचते हैं। ठीक है, ताकि कम टाइम पे आपका ये सही चीज़ आपके दिमाग में जाए, मतलब दुनिया भर का कचरा ना जाए। ठीक, जो लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं भले वो न्यूज़ हैं लेकिन उनको डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ, जो कि है एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी मिली है। ये किस क्षेत्र में है, तो पहले इसको डिकोड करते हैं। ये है, इसमें शामिल है एनिमेशन, ए से है एनिमेशन, फिर विजुअल इफ़ेक्ट। ये सारी चीज़ें जो है वो किस क्षेत्र में यूज़ होती हैं, तो ये फिल्म क्षेत्र में यूज़ होती हैं, इसके अलावा गेमिंग में यूज़ होती हैं और कॉमिक्स में यूज़ होती हैं, कार्टून में यूज़ होती हैं। तो इन क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ठीक, एक्सटेंडेड रियलिटी, तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, एनिमेशन के क्षेत्र में, फिर विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। असल में जब गेमिंग होती है तो उसमें भी तो जितने भी चीज़ आप लोग देखते हैं, जो मान लीजिए कोई पबजी हो गया, कोई गेम हो गया, उसमें जो भी आप विजुअल देखते हैं आसपास, क्या वो असली रहते हैं? नहीं, वो मैन मेड रहते हैं। तो इसी तरह की चीज़ों में भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मीडिया के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में, गेमिंग में भारत देखिए कितना आगे है। गेम खेलने वाले लोग तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन गेमिंग मैन्युफैक्चरर कितने हैं? तो इस क्षेत्र में चूँकि भारत इसका ग्राहक तो बहुत बड़ा है, गेमिंग खेलने वाले लोग तो करोड़ों में हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर करने में भारत पीछे है, उसमें चाइना आगे। तो इसमें भारत की विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए भारत को निवेश मिल सके, इसलिए आईआईटी आईआईएम के तर्ज पे, जैसे वो कॉलेज हैं उसी तरह ये कॉलेज के तर्ज पे ही ये बनाया जाएगा, जिससे इस तरह के कंटेंट के हब के रूप में भारत का विकास हो सके। इससे सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है देश की। ठीक है, तो ये कंपनी अधिनियम के तहत मुंबई में इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मुंबई में होगा। किस लिए होगा, इसलिए हो रहा है। ठीक है, और इसको तत्कालिक रूप से क्या कहा जा रहा है, तो इसको ट्रिपल आईसी कहा जाएगा। ठीक है, ट्रिपल आईसी क्या फुल फॉर्म है? इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर, आईसी का मतलब है इमर्सिव क्रिएटर, मतलब उभरते हुए रचनाकार क्रिएटर्स। ठीक है, इसमें अन्य अन्य जो ऐसे औद्योगिक संस्थाएं उनकी सहायता भी ली जाएगी, साझेदारी भी की जाएगी। उतना डिटेल हम लोग को नहीं जानना है, लेकिन ये जानना है कि ये उत्कृष्टता केंद्र की ज़रूरत क्यों है, उद्देश्य क्या है, कहाँ स्थापित हो रहा है, ये तो एकदम ज़रूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये एक पक्षी है जिसका नाम है अमूर फॉल्कन। ठीक है, फॉल्कन एक प्रजाति है, जैसे जैसे चील है हम लोग जिसको कहते हैं बाज या चील कहते हैं, तो उसी प्रजाति की फाल्कन भी एक बाज का ही जाति की पक्षी है। ठीक है, और लेकिन ये जो अमूर फॉल्कन है ये भारत के देसी प्रजाति नहीं है, ये कहीं से विस्थापित होकर आती है। और कहाँ आती है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो अभी न्यूज़ पूरी क्या है कि मणिपुर में इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया अमूर फाल्कन के। ठीक है, कारण क्या है? ये एक प्रवासी पक्षी है जो दूर दराज से नागालैंड और मणिपुर में आता है, प्रवास के लिए आता है। ठीक है, ये रूस और चीन से दक्षिण अफ्रीका तक की यात्रा में भारत में भी कुछ दिन प्रवास करता है। ठीक, कुल मिला के ये 22,000 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक, इस दौरान ये भारत के मणिपुर नागालैंड से गुजरता है। तो आप अगर इसका शिकार कर लेंगे तो ये क्या बोलते हैं, ये अपने प्रवास का पहले तो मजबूरी है प्रवास करना, और शिकार से इसके अस्तित्व पे खतरा हो सकता है, इसलिए मणिपुर गवर्नमेंट ने इसके शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऐक्य अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच हुआ है, तो अब देखिए इसका अगर आप प्रसंग समझेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये है एनडीएमए, अभी समझेंगे क्या है एनडीएमए, और थल सेना के बीच में हुआ है, भारतीय सेना के बीच में हुआ है। ठीक, तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। इसकी स्थापना जो है 2005 में एक अधिनियम आया था। ठीक है, जिसका नाम हम लोग जिसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा एनडीएमए की स्थापना हुई, और इसी से एनडीआरएफ की स्थापना हुई। आप लोग सुनते होंगे जब कहीं बाढ़ आती है तो कहते हैं कि एनडीआरएफ की बटालियन भेजी गई,
इसकी सेना भेजी गई, एनडीआरएफ भेजा गया। तो ये स्पेशल डेडिकेटेड फोर्स है फॉर द मतलब कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो एनडीआरएफ की कुल 12 बटालियन भारत के पास हैं। तो ये भी 2005 में ही एनडीआरएफ का गठन हुआ था, एनडीएमए के तहत ही। तो ये अथॉरिटी है, जो संस्था है जो मैनेज करती है, और ये उसका फोर्स है, ठीक। अब एनडीएमए और सेना ने मिलके आपदा को मैनेज करने के लिए चेन्नई में एक अभ्यास किया है, ठीक है। ऐसे युद्धाभ्यास तो बहुत होते हैं जिसमें मतलब सहयोग बढ़ाने के लिए, जैसे भारतीय वायुसेना और सेना करती है आपस में, लेकिन ये आपदा के लिए सेना लग सकती है, और आपदा के क्षेत्र में जो विशिष्ट संस्था है एनडीएमए, उनके और बीच, सेना के बीच ये अभ्यास हुआ है। अब देखिए, केरल में भूस्खलन में 200-300 लोग मारे गए, ठीक है। अब जब ये ऐसी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो सेना इन्वॉल्व होती है, और सेना इन्वॉल्व होती है, उसके पास उस तरह की विशिष्टता है नहीं जैसा एनडीएमए के पास है। लेकिन एनडीएमए के पास संख्या नहीं है, जवान नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, और है भी तो उसको लाने में, और सेना की रीच जो है वो ज़्यादा अच्छी है, वो हर जगह अवेलेबल है, हर भारत के हर हिस्से में सेना है। तो इसलिए एनडीएमए सेना के साथ इस तरह का अभ्यास कर रही है, ठीक। अभ्यास का नाम कहाँ क्या है, ऐक्य है, और हो कहाँ रहा है, चेन्नई में हो रहा है, ठीक है। बाकी आपने समझ लिया कि एनडीएमए होता क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, आपदा तैयारियों में सुधार करना, ठीक। जब आपदा प्रबंधन कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो वो बल देते हैं, वो कहते हैं कि आपदा शमन से ज़्यादा ज़रूरी है आपदा की रोकथाम, मतलब उसके लिए जागरूकता, आपदा आए ही ना। ये बात अपने ऊपर भी लागू होती है। कहते हैं ना कि रोग से बचाव ज़्यादा ज़रूरी है उसके निदान से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, तो ये है तो पुराना संयंत्र, लेकिन अभी ये फुल अपने उस पर काम कर रहा है, और इसका जिक्र मोदी जी ने किया, इसलिए इसका जिक्र हम लोग भी कर ले रहे हैं, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी जो संयंत्र है वो इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में। और इसकी क्षमता कितनी है, ये 17,000 किलोग्राम बायो सीएनजी जनरेट करता है, ठीक। सीएनजी होता क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो मेन घटक है, कुछ नहीं तो कम से कम 5 बार ये पूछा होगा, पीसीएस में ही केवल 5 बार पूछा होगा। मीथेन इसका मुख्य घटक है। एलपीजी का क्या है, ये भी पूछा है। ये दोनों प्रश्न एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं। एलपीजी का है ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, एकदम ध्यान रखिए इसको, ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है, ठीक है। मेथेन सीएनजी का है, ऐसे समझिए कि नेचुरल है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से सड़ने से जो गैस बनती है वो मेथेन है। मेथेन और कहाँ से निकल सकती है, अनेक जगहों से निकलती है, पशु के पेट से भी निकलती है, और धान के खेत से भी निकलती है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो मेथेन से ही ये बनता है, और मेथेन सड़ने से बनती है, तो बायो कचरे के सड़ने से सीएनजी बनती है। इसका शुभारंभ जो है वो 2022 में किया गया था, और एक योजना चल रही थी उस समय जिसका नाम था गोवर्धन योजना। अभी तो ये चर्चा में बहुत नहीं रह रही है, गोवर्धन योजना के तहत ही इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका यही है कि जो बायो कचरा बनता है, जितने भी जैव अपशिष्ट हैं, उनका जो है हम लोग सीएनजी के रूप में रूपांतरण कर लें, ऊर्जा बना लें उससे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत किसने की है, क्या हो रहा है इसमें, तो इसको समझते हैं, ठीक है। ये अमित शाह ने अभी इसको शुरू किया है। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक समारोह में, एक सम्मेलन में इसकी शुरुआत की, ठीक है। ये क्या है, ये 100 दिन की परिवर्तनकारी श्रृंखला है, ठीक है। पहली बात, शुरू कौन किया है, तो अमित शाह किए हैं इसको शुरू, ठीक। और ये 100 दिन की एक श्रृंखला है जिसमें विभिन्न पहलुओं का उद्घाटन बारी बारी से किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे पिछली वाली श्वेत क्रांति का उद्देश्य जो था कि दूध के उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, और उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। इसका है कि दूध के निर्यात को बढ़ाना है, ठीक है, और इसमें महिला किसानों को महत्व देना है, महिला किसान को महत्व देना है, उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि अब वो जो था वो उससे हम लोग अगले स्टेज पे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है ताकि दूध की प्रोसेसिंग सही से हो सके, ठीक है, प्रसंस्करण सही से हो सके, प्रसंस्करण होगा तभी जो है निर्यात बढ़ेगा, ठीक। इसके अलावा इन्हीं इनिशिएटिव में एक इनिशिएटिव और है जिसको हम लोग कह रहे हैं किसान चौपाल लैब टू लैंड। कहना क्या चाह रहा है ये लैब टू लैंड का मतलब कि हम भारत में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की इतनी कमी है,
मतलब लगभग 90% किसान, 80% किसान अपने मृदा की जांच नहीं कराते हैं, ठीक है, कि उसमें किस पोषक की कमी है और उस हिसाब से उसका उपचार किया जाए। वो एक पारंपरिक तरीके से खाद का प्रयोग कर रहे हैं और उसी पे ढर्रे पे बहुत साल से चला जा रहा है। हो सकता है वो चीज़ वहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई हो और वो नुकसान पहुँचा रही हो, और किसी चीज़ की इतनी कमी हो कि वो पता ही ना हो। तो इसके लिए लैब में टेस्ट कराइए और फिर उसको ज़मीन पर उतारिए। और किसान चौपाल इसी के लिए, किसानों से संवाद करने के लिए और कृषि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए ये प्रत्येक महीने में उनके मृदा का टेस्टिंग करने के लिए इस तरह का पहल शुरू की जा रही है। ठीक, श्वेत क्रांति जो फर्स्ट वाली थी वो ऑपरेशन फ्लड के तहत शुरू हुई थी। उसको किसने शुरू किया था? उसको शुरू किया था वर्गीस कुरियन ने। ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम है एनडीडीबी। एनडीडीबी ने श्वेत क्रांति फर्स्ट वाली शुरू की थी। ठीक है, उस समय 1965 में इसके अध्यक्ष थे वर्गीज कुरियन। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे वर्गीज कुरियन, जिनको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड का वास्तुकार कहा जाता है, या भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, एक भारत में अनेक क्रांतियाँ हैं। ठीक है, हर क्रांति ना किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, तो श्वेत क्रांति का जनक भी इनको वर्गीज कुरियन कहा जाता है। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष वर्गीज कुरियन बने। उन्होंने ही ये पहल सबसे पहले शुरू की और इसकी ये सानंद में है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है ये। तो वहाँ पे इन्होंने सहकारी समितियों को जोड़ के दूध उत्पादन को बढ़ाना, 3 लक्ष्य बताया था। किसानों की आय में वृद्धि करना, दूध उत्पादन बढ़ाना और सटीक मूल्य पे दूध पहुंचाना। इसके लिए इन 3 उद्देश्यों से ये शुरू किया था ऑपरेशन फ्लड, और बाद में श्वेत क्रांति का रूप ले लिया। तो इसका प्रॉपर 1970 तक ये इसको श्वेत क्रांति कहा जाने लगा। ठीक है, तो और इनको कहा जाने लगा कि ये भारत में श्वेत क्रांति का जनक है। ठीक है, ये पहली थी श्वेत क्रांति 1.0। ठीक, इससे दूध के उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई कि भारत धीरे धीरे दूध उत्पादन में पहले नंबर पे आ गया। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये प्रश्न वन लाइनर टाइप का है। ठीक, इसमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये चीज़ें हो जाती हैं, 1-2 महीने बाद इसका उतना महत्व रहता नहीं है। तो जो द्रौपदी मुर्मू है, प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, सफाई जिन्होंने कर्मचारी कहा जाता है उन्हें सफाई मित्र कहा जा रहा है। ठीक, और ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है ताकि उनको सम्मान मिल सके। तो ये सफाई मित्र सम्मेलन, एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा अभियान। ये स्वच्छता ही सेवा अभियान कब से कब तक चल रहा है? ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक, 2 अक्टूबर का बड़ा संबंध है स्वच्छता से, क्योंकि 2014 में इसी दिन स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा हुई थी। इसके 2 पार्ट हैं, एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है और एक स्वच्छ भारत मिशन शहरी है। ठीक है, दोनों का आयोजन हुआ था और इसी के तहत ही शौचालयों की भी एक श्रृंखला शुरू हुई थी। कितने करोड़ शौचालय बनाने हैं वो पूरा हो गया है। ठीक, उसको तो 2019 ही लक्ष्य रखा गया था कि 2014 से 19 5 सालों में ये कर लिया जाएगा, मतलब सबको खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। और ये स्वच्छता जो मिशन है उसी के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है। ये इतने के बीच चल रहा है और इसी के घटक के रूप में सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन उज्जैन में हुआ और द्रौपदी मुर्मू ने उसको अटेंड किया। ठीक है, तो इन सब में जो करंट की न्यूज़ है वो इतनी सी है कि कब हो रहा है, क्या है, कहाँ उज्जैन में आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसकी थीम ध्यान रख सकते हैं, इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, दोनों में स्वच्छता रहेगी तभी उसका पालन हो सकेगा, क्योंकि सरकार केवल अपने इनिशिएटिव से स्वच्छता स्थापित नहीं कर सकती। इतनी पॉपुलेशन में उतना सफाई कर्मी हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। चलते हैं अगली खबर पर। राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी 2026 में ग्लासगो करेगा। ठीक है, ग्लासगो यूके। चलते हैं, ये न्यूज़ में क्यों आया ये जानते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि 2026 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी से विक्टोरिया प्रांत जो है ऑस्ट्रेलिया का, इसने अपना नाम वापस ले लिया। कहा हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम ये आयोजन करा पाएँ। ठीक है, इसका बजट बहुत बढ़ रहा है। इसको देखते हुए ये जो ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे थे, इस पर भी विचार करने लगे लोग कि क्या ये भी तो स्थगित नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी स्कॉटलैंड और जो यूके की इंग्लैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसके बढ़ते बजट पे थोड़ा सा चिंता व्यक्त की थी। ठीक, तो अब इस पर क्या हुआ है, इस पर ये हुआ है कि जो इसका महासंघ है, जिसको
हम लोग कहते हैं CGF, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इन्होंने कुछ खेलों को इसमें से हटा दिया है, ठीक, जिससे इसका बजट घट जाएगा, ठीक, और बजट घटने के बाद इसका आयोजन ग्लासगो में हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। भविष्य में हो सकता है कि हर तरह के टूर्नामेंट में कुछ खेलों को घटा दिया जाए ताकि बजट थोड़ा सा घट जाए, ठीक है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, इस मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मनु भाकर को लगातार एक ही सत्र में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला है। दूसरी बात, निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला है, ठीक है। इससे पहले किसी महिला ने इस इवेंट में पदक नहीं जीता था, प्रथम महिला, ठीक है, और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। इससे पहले राष्ट्रमंडल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थी। उतना महत्व उसका नहीं होता है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसी क्रम में इनको ये मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है समावेश सम्मेलन। ये किया किसने है? तो ये नाडा ने किया है। नाडा क्या होता है? नाडा जो है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है। भारत में डोपिंग रोधी प्रयासों के लिए ये जानी जाती है और ये आती है युवा और खेल मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक। जिसके मंत्री इस समय कौन है? पहले ये स्वास्थ्य मंत्री थे, मनसुख मंडाविया, ठीक। जो मंत्री थोड़ा सा डिमोट हुए हैं या प्रमोट हुए हैं उन पे जरूर नज़र रखनी है, ठीक है। ऐसे 4 मंत्री प्रश्न और मिलान के लिए दे सकता है, ठीक है। ये नई गवर्नमेंट इसी साल है, तो इसलिए युवा खेल मंत्रालय ने नाडा के तत्वाधान में समावेश सम्मेलन अभी आयोजित किया है। ये हुआ कहाँ है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ध्यान इसमें उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है कि डोपिंग रोधी प्रयासों में समावेशिता लाना, मतलब डोपिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको सबको पहुंचाना और उसके प्रति जागरूकता फैलाना, ताकि मतलब डोपिंग के खामखा वजह से कोई खिलाड़ी प्रतिभाग से चूक न जाए, ठीक है। तो समावेशिता का मतलब क्या है कि सब तक डोपिंग के प्रयासों को लेके जाना, कि इस तरह की चीज़ों को डोपिंग के अंडर में रखते हैं, इसको बाहर रखते हैं, ठीक। और इसमें विकलांग एथलीटों को भी शामिल करना, महिला एथलीटों को भी उतना ही प्रतिनिधित्व देना, उतना ही महत्व देना, ठीक। तो ये समावेश सम्मेलन का ध्यान देने वाली बात क्या है? प्रश्न वाली बात क्या है? नई दिल्ली में है। किसने किया? नाडा ने किया। युवा खेल मंत्रालय के तहत ये एक स्वैच्छिक निकाय है, ठीक है, दबाव में काम नहीं करता है। और मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। चार फैक्ट यहाँ पे है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने भारत के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। ये मूल्यांकन रिपोर्ट क्या है? FATF को आप लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं। ये मूल्यांकन रिपोर्ट किस मेजर्स पे जारी की जाती है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के मेजर्स पे जारी की जाती है, तथा एंटी टेरर फंडिंग, इसके लिए, इन दोनों के लिए ही ये जारी की जाती है। और इसमें इंडिया को रखा कहाँ गया है? इंडिया को जिस श्रेणी में रखा गया है जिसका नाम है रेगुलर फॉलोअप। तो एक तरह से ये भारत में आतंकवाद शमन के प्रयासों की सराहना के रूप में इसको देख सकते हैं, और उस प्रभावी तरीके से उसका अनुपालन हो रहा है FATF के नॉर्म्स का, इसके लिए देख सकते हैं। उसके नियमों का भारत सही ढंग से पालन कर रहा है, इसलिए इसको इस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। FATF 1989 में इसको G7 देशों ने स्थापित किया था, ठीक है। देखिए क्या है, आतंकवाद से प्रभावित भी सर्वप्रथम अमेरिका ही हुआ था, तो इसलिए G7 कंट्रीज़ ने FATF की स्थापना की, जो कि वित्तीय प्रतिबंध लगाता है, व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। आप लोग पता ही है इसकी लिस्ट कि ग्रे और ब्लैक लिस्ट जिसमें डालता है, तो ग्रे थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में इनको रखता है, और ब्लैक में जब डालता है तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगता है, ठीक है। तो ग्रे ब्लैक सूची इसकी है, और G7 कंट्री ने इसको 1989 में स्थापित किया था। G7 कंट्रीज़ का अभी सम्मेलन हुआ है, जून में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये इटली के फसानो में हुआ है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। इटली के फसानो में G7 का समिट हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये पर्यावरण को लेके जो नेशनल गोल घोषित किए जाते हैं, ठीक है, उनको लेके एक नया अपडेट आया है।
तो इसने भारत ने 7 नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी एक्शन प्लान, तो ये क्या है, ये सिटी एक्शन प्लान है, ठीक। हर सिटी का एक CAP रहेगा, ठीक। किसके लिए रहेगा, क्लाइमेट रेजिलियंट के लिए, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण में योगदान देने के लिए। तो अब समझ में आप लोगों को आया होगा। और इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करना। तो 2017 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए पर्यावरण में योगदान के लिए सिटी एक्शन प्लान कुल भारत के 8 शहरों ने ये घोषित किया है कि हम अपना सिटी प्लान बनाएंगे और हम अपनी सिटी का गारंटी लेते हैं कि हम 2070 तक कैसे नेट जीरो करेंगे और उसके लिए क्या प्लान है हम वो बताएंगे। अभी प्लान मतलब घोषित नहीं किया है, अभी प्लान बनाएंगे ऐसा वादा किया है, ठीक। इसमें जो पहली सिटी जिसने ये काम किया है वो अहमदाबाद है, ठीक है। अहमदाबाद ने इन 7 लोगों के पहले ही ये कह दिया था कि हम सबसे पहले ये सिटी एक्शन प्लान बनाएंगे, CAP बनाएंगे, ठीक। इसके अलावा 2 और शहर गुजरात के ही हैं इस 8 में से, जो राजकोट है, वडोदरा है, ठीक है। 3 शहर इस गुजरात के हैं। इसके अलावा कौन कौन है, इसके अलावा कोयम्बटूर तमिलनाडु का है, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली ये भी वहीं है, ठीक है, तमिलनाडु, तिरुनेवेली ये भी वहीं है। तो ये 3 जो हो गए ये वहाँ के हो गए। तो 3 3 6 और 2 और, एक है उदयपुर जो राजस्थान का है और एक है सिलीगुड़ी जो पश्चिम बंगाल और उसके बॉर्डर के पास है, जो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का एरिया है, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, जो पतला सा एरिया वहीं सिलीगुड़ी है। तो उदयपुर और सिलीगुड़ी ने भी ये किया है। कुल 8 शहरों ने कुल 7, संख्या में पूछे तो 7 CAP बनाएंगे। और किस लिए बनाएंगे ये हम लोग समझ चुके हैं। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे संयुक्त राष्ट्र सलाहकारी निकाय। अब देखिए इसमें इन्वॉल्व कोई बड़ी संस्था हो रही है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इन्वॉल्व खुद संयुक्त राष्ट्र की सलाहकारी निकाय हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक सलाहकारी निकाय इसी के लिए गठित किया गया था कि AI फॉर ह्यूमैनिटी, गवर्निंग AI फॉर ह्यूमैनिटी शीर्षक से एक अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की है, ठीक। तो गवर्नेंस के क्षेत्र में हम लोग AI का उपयोग करते समय किस तरह से मानवता के लक्ष्यों को उसमें समावेश करेंगे, ये हमारा इसमें उद्देश्य है, ठीक है। इस रिपोर्ट खूब बड़ी सी है। इसका ये जो सलाहकार निकाय है, पिछले वर्ष इसका गठन किया गया था। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये रिपोर्ट का नाम देके गवर्निंग AI फॉर ह्यूमैनिटी शीर्षक से अंतिम रिपोर्ट किसने जारी की है, सीधा प्रश्न ये पूछ सकता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का सलाहकारी निकाय। अब इसमें जब UNEP ऑप्शन में दे देगा, इसी में जब और कुछ ऑप्शन ऐसे पर्यावरण संस्थाओं का देगा तो एकदम दिमाग उस समय काम नहीं करेगा, ठीक है। और AI इन्वॉल्व है, इसलिए कोई और संस्था भी दे सकता है, ठीक है, कोई टेक्निकल संस्था का नाम दे सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये रिपोर्ट जारी की थी। सबसे महत्वपूर्ण लाइन तो ये अपने आप में हेडिंग ही है। अब ये AI पे कहना क्या चाह रहा है कि इस रिपोर्ट में है क्या। इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का गठन होना चाहिए, वैज्ञानिक पैनल का गठन होना चाहिए। खूब ढेर सारी इसमें वो किया है। कहा है कि एक नीतिगत संवाद स्थापित होना चाहिए, एक क्षमता विकास नेटवर्क स्थापित होना चाहिए, जिससे लोग आपस में कर सकें। मान लीजिए आपके यहाँ कोई AI का नया कुछ बवाल खड़ा हुआ तो आप दूसरे राज्य को बता सकेंगे, देखिए AI में ये दिक्कत आ रही है, आप लोग इस पर शोध करें, और सब लोग मिलकर उस पर कुछ रिजल्ट निकालें। ऐसा ना हो कि एक आदमी किसी AI के चीज़ों को बढ़ा दे, किसी समस्या को इतना बड़ा कर दे कि वो पूरे विश्व पे हावी हो जाए, कोरोना हो जाए सबके लिए, ठीक है। और एक वैश्विक कोष का निर्माण करना, डेटा फ्रेमवर्क का निर्माण करना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसने सलाह दी है वो कहा है कि यूएन में एक AI के लिए सचिवालय बनाया जाए, ठीक, उसका कार्यालय और सचिवालय की स्थापना की जाए स्पेशली AI के लिए और यूनाइटेड नेशन में, ठीक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सुझाव इसमें है। आज की अंतिम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सिंपल न्यूज़ है, पेपर में रोज आ रही है। तो देश का नाम याद रखना है, बाद में भूल नहीं जाना है, जब इसमें सीरिया, ईरान और सब दे देगा। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी डिवाइस से ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं 1000 लोग घायल हुए हैं और कम से कम 30 लोग मरे हैं, ठीक। इसके बाद जब ये वॉकी टॉकी वाले गया, इसमें भी 9 लोग मर गए, ठीक। इस तरह से ये कर कौन रहा है, ये इजराइल है, ठीक है। इजराइल ने ये ऑपरेशन चलाया है। लेबनान में जो इजराइल विरोधी संगठन है उसका नाम है हिजबुल्ला, ठीक है।
और ईरान में जो शरणार्थी मतलब शरण लेकर इजराइल के खिलाफ चला रहा है युद्ध, वो है हमास। ठीक है, तो इतना ही हम लोग को समझना था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहें रोज़, और रोज़ हम लोग इस तरह डिटेल से करंट अफेयर्स कवर करेंगे और कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर ये लगता है कि इस हफ्ते में ये प्रश्न छूटा है तो हम उसको कवर जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग को खुद ही ये उद्देश्य हमारा यही है कि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छूटे ना। ठीक, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे एग्जाम में आते हैं जिनका हम लोग आइडिया ही नहीं लगा पाते हैं, वो सबके साथ होता है। लेकिन जो प्रश्न हम जिससे गुजर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं, उस प्रश्न को हमको नहीं मिस करना है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।